हेलो बच्चों, कैसे हैं? परमपिता परमात्मा से दुआ है कि जो जहाँ हो घर परिवार के साथ कुशल मंगल से हो, अच्छे से हो, अच्छी सी पढ़ाई कर रहा हो। बच्चों, हम केमिकल काइनेटिक्स देख रहे थे। लगभग केमिकल काइनेटिक्स हमने पूरी कर ली थी और आज हम उसी का एक एडवांस लेवल का जो केवल और केवल कंपटीशन एग्जाम में आता है, IIT में आता है, एडवांस लेवल के IIT में आता है, एम्स वगैरह के पेपर जो होते हैं, नीट वगैरह के जो पेपर है उसमें आता है, उसको आज पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। पहले ये अलग अलग आते थे चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स अलग था, न्यूक्लियर केमिस्ट्री अलग आती थी। अब इकट्ठा कर दिया, उसी के अंदर एक पार्ट इंट्रेंस एग्जाम में कुछ देता है रेडियो एक्टिविटी। शुरुआत कर रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। सबसे पहली बात आती है कि रेडियो एक्टिविटी है क्या। रेडियो एक्टिविटी क्या है? तो जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें, तो रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, ऑफ ए न्यूक्लियस, ऑफ ए radioactive nuclei into a daughter nuclei। और जो daughter nuclei होती है उसके अंदर daughter nuclei जो बनता है प्रोडक्ट, उसको हम daughter nuclei कहते हैं। Spontaneous disintegration of a radioactive nuclei into a daughter nuclei is known as रेडियो एक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस फिनोमेना कह सकते हो। स्पॉन्टेनियस है, फिनोमेना है, अपने आप होने वाला फिनोमेना है। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इनटू डायरेक्ट न्यूक्लियस इज नोन एज रेडियोएक्टिव। फिनोमेना जो होता है उसको रेडियोएक्टिव कहते हैं। और ये जो होती है स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, इसको रेडियोएक्टिव फिनोमेना, इसको हम रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। अब जब रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसमें से बच्चों जो रेज बाहर निकलती हैं, रेडियोएक्टिव जो रेज बाहर निकलती हैं, रेडियोएक्टिव रेज जो बाहर निकलती हैं, वो रेडियोएक्टिव वेव्स जनरली तीन तरह की रेज बाहर निकलती हैं। अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। तीन तरह की रेज, जब भी कोई रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है तो उस रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन में से जनरली तीन तरह की रेज बाहर निकलती हैं। फर्स्ट रेज जो है वो है अल्फा रेज, दूसरी है बीटा रेज और तीसरी है गामा रेज। जब हम देखें इसका नेचर क्या क्या है, कि रेडियोएक्टिव वेव्स का नेचर देखें कि भाई रेडियोएक्टिव रेज जो है इनका नेचर क्या है। तो नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव जब आप देखोगे, नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव रेज का जब आप नेचर देखो, तो हम जब रेडियोएक्टिव रेज का नेचर पढ़े तो इसके लिए हमने क्या किया, एक लेड ग्लोब हम लेते हैं। ये बच्चों हम एक लेड ग्लोब लेते हैं, एक लेड ग्लोब हमने लिया है, ये एक लेड का ग्लोब है, लेड ग्लोब हमने लिया और यहाँ पर हमने एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखा, हमने रखा। जब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखा, ये लेड ग्लोब है, ये जहाँ से कवर कर रहा है वहाँ से किसी भी रेडियोएक्टिव वेव्स को नहीं निकलने देगा, इधर पीछे नहीं निकलने देगा, साइड में निकलने देगा। जो भी रेडियोएक्टिव वेव्स निकलेंगी वो सारी यहाँ से निकलेंगी। ये रेडियोएक्टिव वेव्स जो है सारी निकलेंगी यहाँ से। अब इनका नेचर हमें देखना था। ये जो रेज निकली यहाँ से, ये सारी की सारी क्या है बच्चों, ये सारी रेडियोएक्टिव रेज है। जो ये रेडियोएक्टिव रेज है, इन रेडियोएक्टिव रेज का हमें नेचर देखना है। तो जब हम रेडियोएक्टिव रेज का नेचर देखने लगे तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया
इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हमने देखा, ऑब्जर्व किया, तो कुछ रेज ऐसी थी जो डाइवर्ट हो गई टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल, कुछ ऐसी थी जो डाइवर्ट हो गई टुवर्ड्स नेगेटिव पोल, और कुछ ऐसी थी जो सीधी, ये इधर चली गई पॉजिटिव तरफ, ये इधर चली गई, और ये सीधी। हम नेचर देखना चाहते थे अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स का। आजकल जाकर मैं सोचता हूँ शायद ये फिजिक्स वगैरह लगा दिया, एटम न्यूक्लियर के नाम से चैप्टर, यदि वहाँ पर करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई हमारा यहाँ एक क्वेश्चन आए तो वो सुन लो। अब बच्चों, इस यूनिवर्स का रूल है, इस यूनिवर्स का ये रूल है, चार्ज चार्ज का नहीं है, इस यूनिवर्स का रूल है अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, अट्रैक्ट्स ईच अदर, अपोजिट जो भी है वो अट्रैक्ट करता है ईच अदर। जनरली यहाँ पर बात चार्ज की कर रहे हैं, ये अपोजिट चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्सल रूल है कि जो भी अपोजिट है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहे। थर्ड क्लास का बच्चा कहता है आजकल इतना जबरदस्त अट्रैक्शन हो गया, थर्ड क्लास का बच्चा हाथ काट के लिखता है आई लव यू, ये है अट्रैक्शन। अब हम मेनली यहाँ पर बात कर रहे थे, यदि हम यहाँ पर बात कर रहे थे, हमारा बेसिक फंडा है यूनिवर्सल अट्रैक्शन है कि जो भी अपोजिट है, लड़का लड़की को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो इसको यदि हम देखें इससे आगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा जो रेज डाइवर्ट हो गई टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल, वो रेज कैसी थी भाई, वो नेगेटिवली चार्ज थी, ये रेज थी नेगेटिवली चार्ज। और जो रेज डाइवर्ट हो गई टुवर्ड्स नेगेटिव पोल, वो कैसी रेज थी, वो थी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। अब जो रेज सीधी निकल गई वो न्यूट्रल, न्यूट्रल थी। अब नेगेटिवली चार्ज जो रेज थी, उन रेज को हमने कहा बीटा रेज, बीटा रेज। और बीटा रेज कुछ भी नहीं थी, वो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन था जिसका मास 0 था, चार्ज -2, इलेक्ट्रॉन था बीटा रेज। पॉजिटिव चार्ज रेज जो थी उनको हमने अल्फा रेज कहा, वो अल्फा रेज थी, वो हीलियम के पार्टिकल्स थे 2 और 2। जो न्यूट्रल थी उनको हमने गामा रेज कहा, गामा रेज। गामा रेज कुछ भी नहीं थी, ये एनर्जी रेडिएशन, ये एनर्जी क्या थी, रेडिएशन थी। इनके ऊपर चार्ज मास कुछ नहीं था, ये एनर्जी रेडिएशन थी, लाइक एक्स, लाइक एक्स। एक्स रेज की तरह से ये रेज एनर्जी रेडिएशन थी। आपके पास 3 तरह की रेज बाहर निकली, जो फर्स्ट रेज बाहर निकली उन रेज को आपने कहा बीटा रेज, सेकंड रेज जो बाहर निकली उनको आपने कहा अल्फा रेज, एक को आपने कहा गामा रेज। अब यदि हम देखें इससे आगे चलें, हम इनके नेचर के बारे में, नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव रेज हमें पता चल गया कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने की कोशिश करें, प्रॉपर्टीज पढ़ने की कोशिश करें। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव रेज यदि हम पढ़ें, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव रेज, रेडियोएक्टिव रेज की प्रॉपर्टीज यदि हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टी कौन कौन सी, 3 रेज थी हमारे पास, एक थी बच्चों अल्फा, एक थी बीटा और एक थी गामा। फर्स्ट रेज कौन सी थी हमारे पास, अल्फा रेज, बीटा रेज और ये गामा रेज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम पढ़े नेचर कि भाई थी क्या क्या प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में यदि नेचर पढ़े कि अल्फा क्या बीटा क्या, अल्फा क्या थी हीलियम के पार्टिकल्स थे 2 और 4, बीटा क्या थी इलेक्ट्रॉन था -1 और 0, गामा एनर्जी रेडिएशन, क्या थी ये एनर्जी रेडिएशन, ये एनर्जी रेडिएशन, एनर्जी की रेडिएशन। दूसरी बात चार्ज की बात करें, चार्ज की बात करें तो चार्ज की बात करें, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव नो चार्ज, नो चार्ज। तीसरी बात वेलोसिटी की बात करें, थर्ड वेलोसिटी की बात करें कि भाई वेलोसिटी की बात करें तो भाई ये सबसे भारी था, सबसे हाई मास था इसका, और इसका मास सबसे हाई था। गामा रे जो है वो एक्सरे की तरह से है,
moves with velocity of लाइट के वेलोसिटी से मूव करते हैं। ये स्लो वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि बारी थी स्लो वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी क्या थी, कम थी। ये भी है वेलोसिटी मोर देन अल्फा रेस से ज्यादा वेलोसिटी। दूसरी बात हम पेनिट्रेशन पावर की करें। अगली बात हम करें पेनिट्रेशन पावर की। पेनिट्रेशन पावर जब आप पेनिट्रेशन पावर की बात करते हो तो भाई पेनिट्रेशन पावर की जब बात कर रहे हो तो ये भारी, ये ज्यादा है, ये हल्के हैं सबसे, तो इसके अंदर पेनिट्रेशन पावर वेलोसिटी ज्यादा थी, तो वेलोसिटी हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर यदि किसी की थी तो गामा रेज। इसकी लोएस्ट पेनिट्रेशन पावर, इसकी पेनिट्रेशन पावर कैसी थी, लोएस्ट पेनिट्रेशन पावर गामा रेज एनर्जी रेडिएशन है एक्सरे की तरह से, पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। हम एक्सरे यूज करते हैं क्योंकि वो हड्डियों को पेनिट्रेट करते हुए फोटो खींच लेता है। गामा रेज के अंदर भी हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर थी और इसके अंदर इंटरमीडिएट पेनिट्रेशन पावर थी, इंटरमीडिएट पेनिट्रेशन पावर थी। इसकी पेनिट्रेशन पावर कैसी थी, इंटरमीडिएट थी। यदि मैं इसकी P मानता हूं, इसकी पेनिट्रेशन पावर P मानता हूं, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर P/100 होती है और इसकी पेनिट्रेशन पावर P/10,000। आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन कैपेसिटी, आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन कैपेसिटी। आयोनाइजेशन कैपेसिटी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, आप mv²। नो डाउट इसकी वेलोसिटी कम थी लेकिन इसका मास ज्यादा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है तो इसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर होती है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर। यानी ये जिसमें से गैस में निकलता है उसको आयोनाइज करता है, आयोनाइजेशन पावर, हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर होती है अल्फा रेज की, इसकी लोएस्ट होती है और इसकी इंटरमीडिएट होती है। ये प्रॉपर्टी आपको इन रेज की निश्चित रूप से याद होनी चाहिए। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज की ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको सबको निश्चित रूप से याद होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बार बार आपसे इनमें से कोई छोटी छोटी बात पूछ लेता है, छोटी छोटी बातें ये आपको पूछ लेता है। अब बात आती है सर कि काज ऑफ कोई सब्सटेंस हम पढ़ते हैं, बहुत से सब्सटेंस रेडियोएक्टिव होते हैं, बहुत से सब्सटेंस रेडियोएक्टिव नहीं होते। तो अब हमारे पास आती है बात कि काज ऑफ रेडियोएक्टिविटी क्या है। रेडियोएक्टिव कोई सब्सटेंस है तो उसका काज क्या है, काज ऑफ रेडियोएक्टिविटी, काज ऑफ रेडियोएक्टिविटी, रेडियोएक्टिविटी का काज क्या है, काज ऑफ रेडियोएक्टिविटी क्या है। कोई सब्सटेंस रेडियोएक्टिव है तो उसका काज क्या है और नहीं है तो उसका काज क्या है। तो काज ऑफ रेडियोएक्टिविटी हम जब ये डिसाइड करें कि कोई सब्सटेंस रेडियोएक्टिव होगा या नहीं होगा, रेडियोएक्टिव होगा या नहीं, तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के लिए कि देखने के लिए रेडियोएक्टिव है या नहीं है, N/P रेशियो देखी जाती है, N/P रेशियो देखी जाती है, हमेशा N/P रेशियो देखी जाती है। N क्या है, न्यूट्रॉन, N क्या है, न्यूट्रॉन, P क्या है, प्रोटॉन। N न्यूट्रॉन है, P है प्रोटॉन, N/P रेशियो हमेशा देखी जाती है। N/P रेशियो क्या कॉन्सेप्ट है, N/P रेशियो का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास यदि कोई एलिमेंट ऐसा है, आपके पास जिस एलिमेंट के अंदर हैवी लाइट एलिमेंट है, लाइट एलिमेंट यदि है, लाइट एलिमेंट है और लाइट एलिमेंट यदि कोई है अप टू एटॉमिक नंबर 20, अप टू एटॉमिक नंबर 20 यदि तक कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के केस में N/P रेशियो 1 होनी चाहिए, N/P रेशियो 1 तक होनी चाहिए स्टेबिलिटी में। और यदि हैवी एलिमेंट है
यदि रेडियोएक्टिव एलिमेंट देखें आप, लाइट एलिमेंट के लिए आप n/p की जो रेशियो है वो 1 से n/p और 1.5 तक होनी चाहिए, होती है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के लिए। है लाइट एलिमेंट्स जिसके लिए 1 होती है, और जो हेवी एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर 20 ज्यादा है उसके लिए 1.5। अब देखें यदि इसको हम कि भाई क्या है, यदि कहीं पर भी n/p रेशियो हायर हुआ, if n/p रेशियो इज हायर, तो वही n/p रेशियो यदि हाई है, n/p रेशियो कहीं पर भी यदि हाई है, if n/p रेशियो इज हायर means nucleus contains more number of neutrons, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स ज्यादा है। यदि n/p रेशियो इज हायर means nucleus contains more number of neutrons, then it is unstable, वो अनस्टेबल होगा। और जब वो अनस्टेबल होगा, अब वो अनस्टेबल होगा, क्यों होगा अनस्टेबल क्यों होगा? न्यूट्रॉन इज एन अनस्टेबल पार्टिकल। न्यूट्रॉन जो है वो एक अनस्टेबल पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन अनस्टेबल पार्टिकल है तो न्यूट्रॉन एन आइसोलेटेड न्यूट्रॉन disintegrates as एक जो आइसोलेटेड अलग कर दिया गया न्यूट्रॉन है वो डिसइंटीग्रेट होता है ऐसे 0, ये H11 प्लस इलेक्ट्रॉन E-1 और 0। देखो हमें पूछा गया है कि काज ऑफ रेडियोएक्टिविटी क्या है, तो हमने कहा भाई n/p रेशियो डिसाइड करती है। n/p रेशियो यदि हायर हुई तो न्यूक्लियस कंटेन्स मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि n/p रेशियो ज्यादा है, न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे। देन इट इज अनस्टेबल, उसका मतलब वो अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि आप अकेला आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हो, प्रोटॉन्स निकाल सकते हो, लेकिन आइसोलेटेड न्यूट्रॉन जो है वो अनस्टेबल होता है। आइसोलेटेड न्यूट्रॉन अनस्टेबल है, और जब आइसोलेटेड न्यूट्रॉन आता है तो वो डिसइंटीग्रेट होता है। कैसे डिसइंटीग्रेट होता है? N01 ये टूटता है, ये बीटा पार्टिकल हो गए और ये क्या हो गए? प्रोटॉन्स। एक तरीका, एक बात समझ में आ गई कि भाई रेडियोएक्टिव होने के लिए पहला कारण हो सकता है कि n/p रेशियो ज्यादा हो। अब दूसरा कारण आता है इफ बच्चा कह रहा है कि सर यदि p ज्यादा हो, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज हाई, प्रोटॉन्स हाई हो गए तो n/p रेशियो क्या होगा? प्रोटॉन्स हाई हो गए तो n/p रेशियो घट गया, बोलो n/p रेशियो घट गया। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज हाई देन n/p रेशियो इज लेस, वो लेस होगा। अब लेस होगा यदि तो उस केस में भी क्या होगी? उस केस में भी न्यूक्लियस है वो स्टेबल अनस्टेबल होगा, उस केस में भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। इफ number of protons is high then n/p ratio is less and hence the nucleus is unstable। बच्चा कह रहे हैं अनस्टेबल। अब क्यों अनस्टेबल हो गया? आपको थोड़ी देर पहले दिया था प्रोटॉन तो स्टेबल होते हैं, तो अनस्टेबल होने का कारण क्या है? रिपल्सिव फोर्स between protons decrease the stability of nucleus। जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उनके बीच में उतनी ज्यादा क्या होगी? रिपल्सिव फोर्स होगी, और वो क्या करेगी? स्टेबिलिटी क्या कर देगी? घटा देगी। अब स्टेबिलिटी घट जाएगी यदि, तो स्टेबिलिटी घटने से प्रोटॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स की न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी घटेगी, और स्टेबिलिटी घटेगी तो न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू होगा, अपने आप को क्या करने के लिए? स्टेबलाइज करने। सो फॉर स्टेबिलिटी n/p रेशियो should be balanced। वो क्या होना चाहिए? वो बैलेंस्ड होना चाहिए। n/p रेशियो बैलेंस्ड होना चाहिए।
कितना होना चाहिए 1 से n/p रेशियो 1.5 तक होना चाहिए। ये 1 वाले जो रेशियो है वो लाइट एलिमेंट्स के लिए होनी चाहिए, लाइट एलिमेंट्स के लिए, और 1.5 की जो रेशियो है वो हेवियर एलिमेंट्स के लिए। लाइट एलिमेंट्स कौन से हैं? जिनका एटॉमिक नंबर 20 तक हो, और 20 से ज्यादा वाले क्या हैं? हेवियर एलिमेंट्स। ग्राफ भी बनाया जाता है n/p के बीच में ग्राफ भी बनाया जाता है, क्योंकि रेडियोएक्टिविटी को डिसाइड करने वाला सारा कांसेप्ट किस पे आता है? n/p पे जाता है। तो n/p के बीच में ग्राफ बनाया गया। कैसे ग्राफ बनाया गया n/p के बीच में? ये n न्यूट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स और ये प्रोटॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में एक ये ग्राफ बनाया गया, ऐसा एक ग्राफ बनाया गया इसके बीच में। ये आपके पास जो ये ग्राफ बढ़ के आया, ये जो इसके बीच में है वो स्टेबिलिटी जोन है, ये है स्टेबिलिटी जोन। अब n/p रेशियो स्टेबिलिटी जोन है, यदि इसके बीच में जो एलिमेंट आते हैं वो स्टेबल है सारे सारे, इस स्टेबिलिटी जोन में जो एलिमेंट्स आते हैं वो स्टेबल है, और इससे बाहर जो एलिमेंट्स आते हैं वो एलिमेंट्स जो है वो क्या है? अनस्टेबल है, वो सारे एलिमेंट्स अनस्टेबल हैं। अब यदि वो अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं, यानी कि n/p रेशियो इससे ऊपर आ गए तो n/p रेशियो हायर है इनके लिए, और इस वाले के लिए क्या है? n/p रेशियो लोअर है, ये लो है और ये क्या है? हाई। अब ये वाले भी आना चाहिए और ये वाला भी आना चाहिए, यानी स्टेबिलिटी जोन से बाहर जो भी एलिमेंट आता है वो एलिमेंट रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, जिसके n/p का ग्राफ बनाया है, उसके स्टेबिलिटी जोन से जो बाहर आता है वो एलिमेंट सारे सारे क्या है? वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है सारे सारे। और जो n/p जिसकी हायर है वो भी अपने कम करना चाहता है, और n/p जिसकी लोअर है वो भी आपके पास कम करना चाहता है। अब स्टेबिलिटी जोन में आने के लिए n/p जिसका हायर था वो स्टेबिलिटी जोन में आना चाहेगा, n/p रेशियो बढ़ाना चाहेगा, जिसका कम था वो n/p रेशियो बढ़ाना चाहेगा। तो हम केस पढ़ते हैं, केस 1 when n/p ratio is higher than required for stability, यदि n/p रेशियो रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी से हायर है, उस केस में हमें n/p रेशियो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, n/p रेशियो को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इस केस में देखो, आप एग्जांपल ले एक बार, यदि हम कार्बन ले लिया आपने, कार्बन 6 और 13, कार्बन 6 n/p रेशियो देखी, न्यूट्रॉन 7/6 1.1, ये आपके पास n/p रेशियो को घटाना चाहिए, तो n/p रेशियो घटाना चाहिए, तो n/p रेशियो घटानी है आपको, n/p रेशियो आपको क्या करनी है? घटानी। यदि आप n/p रेशियो घटाना चाहते हो तो आपको न्यूट्रॉन्स कम करने पड़ेंगे। न्यूट्रॉन्स आपने यदि कम कर दिए इसके अंदर से, तो आप इसको बदल दो नाइट्रोजन 7 और 13 के अंदर, प्लस क्या बाहर निकाल दो? बीटा पार्टिकल्स -10, ये क्या है? बीटा पार्टिकल्स। अब देखो बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर 7 में जो होता है 6, ये 13। अब आपके पास जो n/p रेशियो हो गई, n/p रेशियो वो कितनी हो गई? 6/7, यानी 0.8 घट गई। तो यहाँ से हमने एक बात सीखी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट सीखी, कि यदि n/p रेशियो घटाना हो, when n/p ratio is higher than required for stability, then the particle emits beta rays। कैसी रेज इमिट करता है? बीटा रेज। क्यों करता है बीटा रेज इमिट? क्योंकि बीटा रेज इमिट होने से n/p रेशियो क्या हो जाता है? घट जाता है। केस नंबर 1 था। अब दूसरा केस देखें इसमें, when n/p रेशियो इज लोअर देन, n/p रेशियो जो है वो लोअर है, when सेकंड केस, when n/p रेशियो is lower than required for stability, जो स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड होता है उससे ज्यादा है, when n/p ratio is lower than required for stability, then it may be increased by following ways। इसको इतने रास्तों से आप बढ़ा सकते हो। कौन कौन से रास्ते हैं? बेस्ट तरीका जो है वो कौन कौन सा तरीका है? बाई अल्फा डिके, बाई फर्स्ट है बाई
अल्फा डीके। अल्फा डीके हो सकता है, कैसे अल्फा डीके हो? एग्जांपल की बात करें, यूरेनियम था भाई, यूरेनियम 92 238 एन बाई पी रेशियो देखा हमने, एन बाई पी रेशियो 146 अपॉन 92, ये पता होगा सबको, मास नंबर जो है, मास नंबर वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है। ये रेशियो आपके पास 1.58 है, कितने 1.5। अल्फा डीके हो गया, अल्फा यानी हीलियम निकल गया, हीलियम 2 और 4 निकल गया, क्या बचा? एटॉमिक नंबर 2 बढ़ गया, थोरियम बचा, थोरियम 238 थोरियम 234। एन बाई पी रेशियो कितनी आई भाई इसके अंदर? एन बाई पी रेशियो देखो तो 144 अपॉन 90 दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास 144 अपॉन ये आपके पास 1.6 आता है, कितनी आ? 1.6, 1.58 थी 1.6 होगी, बढ़ गई। तो एक तरीका अल्फा डीके हो सकता है। दूसरा तरीका आपके पास बाई पॉजिट्रॉन इमिशन, जो सेकंड मेथड हो सकता है एन बाई पी रेशियो को बढ़ाने का, वो आपके पास बाई बी मेथड जो है, बाई पॉजिट्रॉन इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन, वो हो सकता है पॉजिट्रॉन इमिशन का। कौन सा तरीका हो सकता है? पॉजिट्रॉन इमिशन, कुछ भी नहीं है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है, बस पॉजिटिव चार्ज है, E+1 0। एग्जांपल की बात करें यदि आप, नाइट्रोजन ले लिया 7 और 13, एन बाई पी रेशियो देखिए आपने 6/7.8, पॉजिट्रॉन इमिशन हुआ E+1 0 प्लस, एक एटॉमिक नंबर कम हो गया, कार्बन 6 और 13 7/6 1.1 के आसपास, पॉजिट्रॉन इमिशन से बढ़ा सकते हो। और तीसरा है बाय के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, थर्ड इज बाय के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। थर्ड मेथड जो हो सकता है दैट इज बाय सी मेथड, बाय के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। के सेल में से इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर किया जा सकता है बाय के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। एग्जांपल देखिए यदि हम इसका एग्जांपल, बोर्ड है AU 79 और 193, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया के सेल में से -10, क्या बन गया बच्चों? ये प्लेटिनम 78 और 193 एन बाई पी रेशियो देखा, एन बाई पी रेशियो आपने देखा 114/79, और ये कितना हो गया 115/78, बढ़ गया। तो आपके पास बच्चों तीन तरह के वो आ गए, तीन तरह के इमिशन आ गए आपके पास। जब आप एन बाई पी रेशियो को बढ़ाना चाहते हो तो एन बाई पी रेशियो बढ़ाने के तीन इमिशन आपके पास आ गए। फर्स्ट इमिशन अल्फा इमिशन, दूसरा इमिशन पॉजिट्रॉन इमिशन, और तीसरा बाय के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये तीन तरीके से आप एन बाई पी रेशियो बढ़ा सकते हो। आगे चले, यदि आप इससे आगे चले तो हमारे पास यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और यही क्वेश्चंस मेरे लिए मैं करवाना चाह रहा हूँ, उसके लिए ही मैं बता रहा था। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आपको बताना होता है। आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स डिके, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स डिके। इसके अंदर थोरियम 19 से 234 से लेड Pb 82 हुआ है। इस केस में आपसे पूछा गया, इस केस में आपसे पूछा गया फाइंड नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स डिके। अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स का आपको डिके निकालना है इस केस के अंदर। जब आप डिके निकालो अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स का, तो आसान सा क्वेश्चन, हमें याद है ये बात कि अल्फा क्या है? हीलियम है, हीलियम 2 और 4, बीटा क्या है? इलेक्ट्रॉन है -1 और 0। अब ध्यान से देखो दोनों को, अल्फा मास का फर्क केवल और केवल अल्फा से पड़ रहा है। मास का फर्क किससे पड़ रहा है? अल्फा से पड़ रहा है। जब मास का फर्क अल्फा से पड़ रहा है तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिके, अल्फा पार्टिकल्स डिके। आप अल्फा पार्टिकल्स डिके निकाल सकते हो। कैसे निकालो अल्फा पार्टिकल्स डिके? मास नंबर कितना था? 234,
मास कितना भी घटा अल्फा यूनिट से था 234 माइनस कितना हुआ 206, मास में कितना चेंज आया 206, कितना चेंज आया मास में 14 में 6 गए तो 8 2 28 का चेंज आया। एक अल्फा के ऊपर कितना मास है 4, एक अल्फा की वजह से मास कितना घट गया 4, जो मास था वो 4 मास में एक अल्फा यूनिट घट गया, 1 घटेगा 1/4 की वजह से और 28 घटेगा इनटू 28 यानी कि 7। बोलो इसकी वजह से घट गया 7। आपके पास 7 यूनिट से घट गया, 7 यूनिट से घट गया, 7 अल्फा रेज आपके पास इमिट हुई इसके अंदर से, 7 अल्फा रेज इमिट हुई। अब मैं इसको एक फॉर्मूला के रूप देना चाहूँ तो नंबर ऑफ अल्फा डीके मैं कह सकता हूँ अल्फा डीके को मैं कह सकता हूँ, अब यूं लिखते हैं जनरली x बराबर z और a, z एटॉमिक नंबर, a मास नंबर, तो मैं नंबर ऑफ अल्फा डीके का फॉर्मूला कह सकता हूँ a1 माइनस a2 अपॉन o। a1 क्या है पेरेंट न्यूक्लियस, ये पेरेंट न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस। a2 क्या है डॉटर न्यूक्लियस, जो जिसका जन्म हुआ है, डॉटर न्यूक्लियस है, ये डॉटर न्यूक्लियस है और ये पेरेंट न्यूक्लियस। a1 एटॉमिक मास पेरेंट न्यूक्लियस कितना 234, डॉटर कितना है 206 बटे 4, क्यों किया है 4 एक अल्फा का मास होता है 4 बटे 4 कितना आ गया 7 है ना, तो आपके पास अल्फा रेंज निकल गई इससे। बीटा पार्टिकल्स की यदि आप बात करोगे बीटा पार्टिकल्स आपके पास कितने डीके हुए, तो बीटा डीके की बात यदि आप करते हो कि भाई बीटा कितने हुए, तो बीटा के अंदर से आप बीटा के जो है उसमें मास नंबर का चेंज आता है, मास नंबर का, तो नंबर ऑफ बीटा डीके, तो बीटा डीके के लिए भी आप फार्मूला यूज कर सकते हो, और वो फार्मूला क्या है बीटा डीके के लिए आपके पास z1 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू z2। बीटा के डीके के लिए आपके पास फार्मूला बना z1 माइनस 2 अल्फा, ध्यान से देखें z1 माइनस 2 अल्फा z1 माइनस 2 अल्फा। अब z1 कितना भाई, z1 की बात करें एटॉमिक नंबर, पहले का एटॉमिक नंबर ये z1 क्या है पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है पेरेंट का, ये z2 क्या है डॉटर का, डॉटर वो है जो बड़ी है जिसका जन्म हुआ है डॉटर। ये आपके पास थ्योरियम था, तो थ्योरियम का z1 कितना था 90 माइनस 2 इनटू अल्फा पार्टिकल्स कितने निकले 7 प्लस बीटा पार्टिकल्स दैट इज इक्वल टू कितना बढ़ गया ये आपके पास 82। बोलो भाई 82 बन गया। जब ये आपके पास 82 बन गया तो आप बीटा पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, यहाँ से सोल्व कर लो इसको। 90 में से 14 गए, 90 में से आपके पास 14 गए, 10 में 6 1, 8 में से गए 7 76, तो बीटा दैट इज इक्वल टू 82 माइनस 76 6 ना। ये दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है, दूसरा आपके पास क्वेश्चन है आपको डीके बताना है। सेकंड क्वेश्चन आया आपको डीके बताना है, डीके सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है डीके क्या है, तो डीके बताना है आपको क्या दिया गया है x z a gives y z plus 1 a। दूसरा आपको क्या दिया गया है z a minus 4 z minus 1 और तीसरा आपको क्या दिया गया है, तीसरा आपको दिया गया है z स्टार दैट इज इक्वल टू a minus 4 और z minus 1। आपको ये पता करना है कि यहाँ कौन कौन सा डीके हुआ है, किस किस का डीके हुआ है, ये बात आपको देखो एक बात सारे ध्यान से देखिए, डीके बताना है आपको, डीके आपको बताना है कि कौन कौन सा डीके हुआ। जब आप डीके की बात कर रहे हो तो डीके देखना चाह रहे हो, तो डीके के केस में आपने कहा कि ये देखो क्या यहाँ पर मास नंबर क्या था a, यहाँ भी a, इसका अल्फा तो गया नहीं। एटॉमिक नंबर देखो एक बढ़ गया तो बीटा क्या होता था e माइनस 1 0, इसमें से एक वो बाहर निकल गया इसलिए इसी का बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया बीटा डी। आगे चलिए मास नंबर a माइनस 4 हो,
A-4 हो गया और एटॉमिक नंबर Z-1 जो Z+1 था वो Z-1 हो गया। कितने का चेंज आ गया? 2 का चेंज आ गया। एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज, मास में कितने चेंज? 4 का। तो ये क्या हुआ? अल्फा डी। अल्फा डी के हुआ इसमें, अल्फा यानी हीलियम 2 और 2 और यहाँ पर इसमें देखो मास A-4 एटॉमिक नंबर Z-1 यानी कुछ भी नहीं, ना तो मास घटा ना एटॉमिक नंबर घटा। तो ऐसा केस तो केवल और केवल रेडिएशन बाहर निकल गई, एनर्जी रेडिएशन। और वो कौन सी थी? गामा रेज। गामा रेज क्या थी? एनर्जी रेडिएशन, एनर्जी की रेडिएशन, एनर्जी। क्लियर हो गया? ये बच्चों रेडियोएक्टिविटी के थ्योरेटिकल पोर्शन था। इसके अलावा हमसे छोटी छोटी बातें यहाँ पर और पूछ लेते हैं, स्टूडेंट्स एग्जामों में छोटी छोटी बातें और पूछ लेते हैं। और वो छोटी छोटी बातें हैं, पहली छोटी सी बात यूनिट्स पूछ लेता है। रेडियोएक्टिविटी के ऊपर रेडियो जो था रेडियम, उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसमें फेमसनेस मैडम क्यूरी को बहुत मिली। मैडम क्यूरी और उसका हस्बैंड उसको पढ़ते थे, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ आपने, उन्होंने पढ़ा तो बहुत ज्यादा फेमसनेस मिली। तो आज हमसे सबसे बड़ा क्वेश्चन, सब पहला क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है एसआई यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी, रेडियोएक्टिविटी। और पहला ही ऑप्शन क्यूरी देता है और हम आंख में चिटिंग मारते सही, गलत है। बैकलर था एसआई यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी, बैकलर था, बैकलर बी क्यों लिखते? बैकलर। हाँ, क्यूरी एक यूनिट है, क्यूरी भी यूनिट है, क्यूरी भी यूनिट है। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी यूनिट लिखते हैं। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी इसकी एक यूनिट लिखी जाती है। रेडियोएक्टिविटी की जो यूनिट है वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी लिखी जाती है, उसको भी लिखते जाते हैं। 1 क्यूरी जो है, जो 1 क्यूरी है, जब आपने बात करी 1 क्यूरी की, रेडियोएक्टिविटी की डिसइंटीग्रेशन 1 क्यूरी जो है, 1 क्यूरी वो बराबर होती है 3.7 × 10⁻10 बैकलर, BS बैकलर के बराबर होती है। और 1 क्यूरी जो 1 बैकलर जो है, 1 बैकलर वो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी होता है, वो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी होता है। और यदि इसमें लेते हैं तो 2.70 × 10⁻−11 क्यूरी भी होता है, वो इसके बराबर। यदि आप देखें तो ये यूनिट्स आपको याद रखनी है, ऐसा यूनिट बैकलर की, क्यूरी की, ये रेडियोएक्टिविटी यूनिट्स है। आगे चले बच्चों, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशंस जो होते हैं, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशंस वो ओबे करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशंस ओबेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब जब बुक्स पढ़ते होंगे तो अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, k बराबर 2.303/t log a और a - x, a और a - x। और t आप का लिखते थे, t आप that is equal to 0.693/t। ये दो फॉर्मूले थे हमारे पास। जब रेडियोएक्टिविटी की बात होती है तो रेडियोएक्टिविटी के अंदर हम इस तरह चेंज कर लेते हैं। रेडियोएक्टिविटी में डिफरेंस करने के लिए हम k की जगह लैम्डा लिख लेते हैं। ये रेट कांस्टेंट था, ये रेट कांस्टेंट, ये है रेट कांस्टेंट है। अब ये रेट कांस्टेंट यदि लैम्डा लिखें तो हमारे पास क्या हो गया? t ऑफ दैट इज इक्वल टू 0.693/k, एक रेंज है लैम्डा दैट इज इक्वल टू t ऑफ अपॉन 0.693 अपॉन t ऑफ, बोलो भाई। अब यहाँ पे एक नई टर्म आती है, एवरेज हाफ रेट, एवरेज हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, एवरेज हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ एवरेज, टी हाफ एवरेज। यदि हम टी हाफ एवरेज की बात करें, टी हाफ एवरेज क्या है? तो टी हाफ एवरेज हाफ लाइफ टाइम की बात करें, टी हाफ एवरेज की बात करें तो टी हाफ एवरेज हमारे पास टाउ से लिखते हैं, इसको टाउ कहते हैं। टाउ दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा की बात करी तो 1 अपॉन लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है? 0.693 अपॉन टी हाफ क्या आ गई? दैट इज इक्वल टू टाउ दैट इज इक्वल टू टी हाफ अपॉन 0.693 दैट इज इक्वल टू 1.44 into टी हाफ।
1.44 इंटू टी, ये आपके पास एवरेज हाफ लाइफ आएगा टाउ दैट इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी आप, ये सभी को समझ में आया हो। बाकी फॉर्मूला सारे वही हैं रेडियोएक्टिव डिसिंटीग्रेशन के। मैंने कहा क्वेश्चन पहले लेक्चर्स में करवा भी दिए, इसी को बेस्ट जो मैं आपको अच्छे से पढ़ना है। किसी भी चीज़ को यूँ सोच के तो पढ़े ना कि ये खराब है, कोई चीज़ खराब नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ खराब नहीं हो सकती। आप लोग केवल अपने आपको +2 के स्टूडेंट ना माने, बहुत अच्छा भविष्य मुझे आप लोगों का नजर आता है। कोई आप में से IAS बनेगा, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई बहुत अच्छा इंजीनियर बनेगा और सिविल सर्विसेज के बहुत बड़े बड़े अफसर बनेंगे। और जिस दिन इस +2 से बाहर जब निकल के जाओगे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना शुरू करोगे तो उस दिन दुनिया बहुत बड़ी है, जिसमें सब कुछ ये पूछा जाएंगे, सब चीज़ें पूछी जाएंगी। हो सकता है +2 लेवल पे कोई बात ना पूछे एक में से, लेकिन जरूर पूछेगा और उस दिन बहुत याद आएंगे कि यार बहुत अच्छा था मास्टर। ठीक है, आगे और करवाएंगे, उसके बाद जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।